ट्वेल्थ में मैं एक सर के पास ट्यूशन जाता था। वो सर मेरे को एक दिन ऐसी बातों बातों में बोले, मैं टीचर से पढ़ता नहीं था ज्यादा, मैंने तो ट्वेल्थ में जेई दिया है। ओवरऑल मेरा जो परसेंटाइल आया था कि चलो भाई 4 महीने के अंदर वो लोग जेई एडवांस क्लियर करा देंगे, जेई मेंस का लेवल कुछ खास नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती करी थी यूट्यूबर्स के कारण कि यार डबल डिग्री का ट्रिपल डिग्री साफ बोल रहा हूँ इम्पॉसिबल, मॉड्यूल्स वगैरह से भी होता मुझसे होता है। तो यूट्यूबर्स कुछ भी मतलब आप बातें करते हैं। तो सबसे पहले वही अपना मतलब अपने कॉलेज के बारे में बताओ। कॉलेज लाइफ कैसी है, कैंपस लाइफ कैसी है? सबसे पहले तो यही बताओ। एनआईटी रायपुर कैसा है? तो मेरा नाम है माहिर मित्तल और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ एनआईटी रायपुर में, और अभी सेकेंड ईयर बस मूव ऑन करने वाला हूँ। और अगर कैंपस लाइफ की बात करें तो कैंपस लाइफ अच्छी है ऑफ कोर्स। अब जेई के प्रिपरेशन के दौरान सबने एक्सपेक्ट किया होता है आईआईटी एंड जो भी सपने लोगों ने दिखाए होते हैं, एक्सपेक्टेशन तो कभी मीट नहीं होगी, बट स्टिल कैंपस लाइफ अच्छी है। और तुम जैसे कि एनआईटी रायपुर में हो, तो मतलब क्या रीजन था कि तुमने एनआईटी रायपुर को ही मेनली चूज किया? एनआईटी रायपुर क्योंकि मेरा तो होम स्टेट भी है, तो अच्छी ब्रांच मतलब बेस्ट जो ब्रांच मुझे वही मिल रही थी। बट ऐसा नहीं है, दूसरे कॉलेज में भी अच्छी ब्रांच मिल रही थी, इसी से कम टेक्निकल वगैरह। बट पेरेंट्स का भी था कि यार होम स्टेट भी रहो, और मेरा भी था कि हाँ सही है। और रायपुर का जो लोकेशन है कॉलेज का वो काफी अच्छा है, बिल्कुल बीच सिटी में है, तो सही है एनआईटी रायपुर। तो दूसरा मतलब पॉइंट यहीं पे है कि बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो ब्रांच वर्सेस कॉलेज में हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं। तुम जैसे कि इसी पे हो, तो तुम क्या रिकमेंड करोगे किसी नए स्टूडेंट को? उसको क्या लेना चाहिए? ब्रांच देखना चाहिए कि कॉलेज देखना चाहिए? किस पे जाना चाहिए? डिपेंड्स ऑन योर गोल। अगर तुमको टिपिकल जो लोग करते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद प्लेसमेंट लेके कहीं जगह नौकरी करना, अगर ये है तो फिर तुम ब्रांच प्रेफर करो। बट तुमको कुछ नया करना है, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप करना है ना, एंटरप्रेन्योरशिप लाइन में घुसना है, या और कुछ भी करना है, या ऐसा काम जिसके लिए तुमको नेटवर्क चाहिए, तो नेटवर्क चाहिए उस केस में कॉलेज देखो। हो सकता है कि तुमको जिस कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल रही हो, फॉर एग्जांपल हमारे काफी सारे दोस्त लोग हैं, बहुत लोगों को आईआईटी मिल रहा था, नीचे नीचे की आईआईटी मिल रही थी, बट स्टिल वो लोग एनआईटी में अच्छी ब्रांचेस प्रीफर किए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आईआईटीज में नीचे की ब्रांचेस प्रीफर किए। तो वो अपना अपना चॉइस है, अपना अपना गोल के ऊपर डिपेंड। ये तो थी मतलब कॉलेज की बातें। अब स्टार्ट करते हैं जेई प्रिपरेशन जो था। तो तुम अपना 11 12 की हिस्ट्री बताओ, तुम्हारी 11 12 कैसा गया था? और फिर तुम जैसे कि ड्रॉपर बैच में थे, तो ड्रॉप लेने का डिसीजन कैसे हुआ, और लेना चाहिए भी कि नहीं चाहिए? ये हाँ, मैं इस पे आता हूँ। मतलब मैं एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरे आगे पीछे कोई ऐसा है नहीं इंजीनियरिंग जिसने करी हो या फिर जिसने जेई वगैरह क्रैक किया हो, तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। और मैं कोई बहुत बड़े शहर में भी नहीं रहता हूँ, मैं नॉर्मल साइज स्कूल था, सब क्लास में लोग बिल्कुल नॉर्मल ही बच्चे थे, कोई ऐसा अचीवर है नहीं जो कुछ खास कर रहा था। तो मैं भी वही ढेर साल में लगा हुआ था। फिर धीरे से मेरे को अच्छा क्लास 11 तक तो मुझे पता भी नहीं था कि जेई जैसा कुछ होता है। जैसे 9 से 10th में मूव किए, वैसे ही 10 से 11 में मूव किए, सोचा 11 से 12 में मूव करेंगे। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था ना कैसे पता चलेगा कि आगे भी कुछ होता है। मेरे को ऑलमोस्ट 12th के मिड टाइम पे पता चला कि भाई चलो जेई वगैरह कुछ होता है। अच्छा 12th तक मैंने सुन लिया था, 12th तक मैंने नाम सुन लिया था, बट मूड मेरा नहीं बना था कि ऐसा कुछ करना है। 12th में मैं एक सर के पास ट्यूशन जाता था। वो सर मेरे को एक दिन ऐसी बातों में बोले कि आईआईटी क्रैक अगर हो गया तो जैसे कि लोग जनरली जो परसेप्शन रहता है कि लाइफ सेट है, कितना करोड़ का पैकेज लग सकता है ना, लाखों का। और चलो ये तो बात की बात है, जो कैंपस की लाइफ है कि भाई इतना बड़ा बड़ा कॉलेज है ना, इतने अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। तो सर ने मेरे को बताया, तो मेरे को तो एक बार के लिए विश्वास नहीं हुआ कि क्या बोल रहे हैं सर। ट्यूशन वाले सर थे ना, हम लोग 5-7 बच्चे मिलकर ट्यूशन जाते थे सर के पास, अच्छे टीचर। तो मैं घर आया, मैं रिसर्च किया, मैं बोला अच्छा देखें क्या होता है क्या है। तो यार उनकी बात बिल्कुल सही लगी। आईआईटी कॉलेजेस के फोटो मैंने देखे, तो इतने बड़े बड़े कॉलेज, इतने बड़े कैंपस की मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने तुरंत मतलब एक बच्चे के मन में आता है ना कि हाँ यार करना है, यहाँ जाना है, चलो ठीक है। अब मैं 9th 10th में एक ऐसा स्टूडेंट था जो मैथ्स और साइंस में बहुत अच्छा था, तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम था पीक पे।
कि हाँ यार कर लूंगा, क्या दिक्कत है, क्या सिलेबस, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर लूंगा। अब मैंने 9th-10th में कंसिस्टेंटली 95 प्लस स्कोर किया है। कैसे किया है? मैं टीचर से पढ़ता नहीं था ज्यादा, मैं सेल्फ स्टडी वाला बंदा था। मैं बुक्स प्रीफर करता था, है ना। मेरे को अभी भी याद है एस चैन की बुक आती थी और आर डी शर्मा की बुक आती थी। तो 9th-10th में मैं बुक पढ़ के, बुक को ही स्टडी करके 95 पावर ले आता था। बोर्ड्स में भी मैंने सेम ही काम किया है। तो चलो फिर बुक मंगा ली, डीसी पांडे की 5 वॉल्यूम में आती है बुक, मेरे पीछे रखी हुई है, वो मंगा। अरिहंत की बुक मंगाया 5 फॉर जेई, है ना, एडवांस फॉर द अरिहंत की मैथ्स की बुक। और केमिस्ट्री के लिए मैंने यार 2-4 वीडियोस देखे, सब बोल रहे हैं मेनली एनसीईआरटी। मैं केमिस्ट्री के लिए कुछ नहीं, मैं तो चलो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो फिर अच्छा, मैंने फिर 12th में जेई दिया है। तो ओवरऑल मेरा जो परसेंटाइल आया था वो 91 आया था, जिसमें अच्छा फिजिक्स में आया था मेरा 97 पॉइंट समथिंग, है ना, सेल्फ स्टडी से, डीसी पांडे की बुक से। केमिस्ट्री का तो मेरे को याद नहीं, मैथ्स में आया था मेरा 1 नंबर, सिर्फ 1 नंबर। मैं पूरी तरीके से हिल गया था, मैं कहा ये क्या हुआ यार, मैथ्स तो नहीं हो पाएगा। फिर मेरे को पता चला कि अच्छा, ये बात है मेरे 12th के मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं गिरा, मेरे को लगा अच्छा, उस टाइम पे एक चैनल काफी पॉपुलर हो रहा था, एटीपी स्टार, है ना, वो लोग का कोर्स निकाले थे, 4 महीने का कोर्स निकाले थे। बोल रहे थे कि चलो भाई 4 महीने के अंदर वो लोग जेई एडवांस क्लियर करा देंगे, क्योंकि जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था और जेई एडवांस मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट और एडवांस के बीच में 4 महीने का टाइम, 4 महीना। पेरेंट्स को मैं जैसे तैसे कन्विंस किया, मैं बोला चलो लोग 1 साल की कोचिंग करते हैं, मेरे को 4 महीने के लिए भेजो, है ना। मैंने कुछ भी करके मैं मना के मैं चला गया कोटा। अच्छा, है ना। अब वहाँ क्रैश कोर्स वही यार, 2 साल की प्रिपरेशन करोगे नहीं और डायरेक्टली तुम कोटा के इंस्टीट्यूट में बैठ जाओगे और बोलोगे कि मेरे को सब समझ में आ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। मेरा हो गया दिमाग खराब, मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा था, बिल्कुल एडवांस लेवल की बातें चल रही थी और 4 महीने में पढ़ाएंगे, इतना हैवी था वो कंटेंट मेरे लिए, वो जो लेवल है, वो जो इतना सारा मटेरियल है, सब बहुत हैवी था। मैं बोला नहीं हो, है ना। फिर जहाँ पर मैं रहता था उसके नीचे मेरे जस्ट रूम के नीचे एक दोस्त रहता था, यश, वो मोशन पढ़ता था। अच्छा, उसने मेरे को अपना मटेरियल वगैरह दिखाया, सब बताया, अच्छे से बताया कि भाई मोशन की काफी तारीफ की उसने, और भाई सब कुछ अच्छे से जो होता है तो प्रॉपर एक साल ड्रॉप ले और मतलब अच्छा खासा हो जाएगा। एंड वो अच्छा डिसीजन था, बहुत अच्छा डिसीजन। फिर मैं घर में सिर्फ 3-4 महीने का सामान लेके आया था, ये सोच के घर से आया था कि क्रैश कोर्स करके चले जाऊंगा। मैं पेरेंट्स को फोन लगा के बताया कि मेरे को चाहिए जॉब, 1 साल मेरे को रहना, है ना। अब पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं, तुरंत आता, ठीक है। मैंने जैसे तैसे करके मनाया, मैं बोला घर आऊंगा ही नहीं, कुछ भी करके रह लूंगा। मैं बोला सीधा, मैं बोला कि मैं कुछ भी करके रह लूंगा, है ना, मैं अपना मैनेज कर लूंगा कहीं से, बट मैं रहूंगा, अब आप लोग देख लो, है ना। फिर अब क्या, मैं ऐसा किया तो पैसे वगैरह आप भेजने ही पड़े, है ना। मैं ऐसे करके मैंने मोशन में एडमिशन लिया और टॉपर बैच में फिर हम दोनों क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे तुमने भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी, कोटा पे कोचिंग ज्वाइन करी, अब तो मतलब बहुत सारी अच्छी ऑनलाइन कोचिंग भी है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या रिकमेंडेशन रहता है किसी भी स्टूडेंट को कि किसी को ऑनलाइन जाना चाहिए कि ऑफलाइन जाना चाहिए? इसका आंसर बहुत क्लियर है। अगर आपके पास कोई गाइड करने वाला है, जैसे कि आपके कोई बड़े भाई या ऐसे कोई भी रिश्तेदार या कोई इंसान आपको टाइम दे सके, देन गो फॉर ऑनलाइन। अच्छा, क्योंकि इसके पीछे का एक बड़ा रीजन ये है कि ऑफलाइन में आप पढ़ोगे बड़े टीचर से आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना, until and unless you are topper। बट ऑनलाइन में वो जो स्टार वाले टीचर है, जो स्टार बैच के ऑफलाइन में लिमिटेड बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑनलाइन के केस में सेम टीचर सेम कंटेंट हर किसी को डिलीवर कर सकते हैं, है ना। तो ऑनलाइन में तब पढ़ो जब तुम्हारे पास कोई है। नया स्टूडेंट आया है जेई की प्रिपरेशन में, तो वो जो जेई मेंस का लेवल है उस पे कैसे पहुंचे, जेई मेंस को कैसे टैकल करे, ये क्वेश्चन है। जेई मेंस को कैसे टैकल करे, कंसेप्चुअली पढ़ो, वन शॉट देखने से कुछ खास काम होता नहीं है, है ना। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है, जब तक आप कॉन्सेप्ट को डिटेल में डीप डाइव नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। एक बार अगर आप कंसेप्चुअली पढ़ना शुरू कर दिए, अच्छे से टाइम लेके पढ़ना शुरू कर दिए, जेई मेंस तो यार हो जाएगा। जेई मेंस तो बहुत बड़ी बात नहीं है, जेई मेंस का लेवल कुछ खास नहीं है। तो जो नेक्स्ट चीज है, मतलब जब प्रिपरेशन चल रही होती है स्टूडेंट्स की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? डिस्ट्रैक्शंस की, जैसे ऑनलाइन गेमिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, रिलेशनशिप तो होता ही है। तो
तुम्हारे अंदर ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन था कि नहीं? अगर था तो मतलब कैसे ओवरकम करना है या बिल्कुल। इनको कैसे ओवरकम करना है, मैं इससे बताओ। मैं सारे एक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं था। मैंने कॉलेज आने के बाद अपना इंस्टा अकाउंट बनाया है। मैं गेम खेला करता था 11th टाइम पे, फ्री फायर हम्म। वगैरह खेला करता था। वो भी सब मैंने इवेंचुअली छोड़ दिया था। तो मेरा अपने ऊपर इस मामले में कंट्रोल था कि मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं। अगर किसी को आईआईटी पहुंचना है या अच्छी एनआईटी पहुंचना है तो उसमें 11th-12th की प्रिपरेशन कितनी मैटर करती है? प्रिपरेशन हो तो बहुत अच्छी बात है। 11th-12th की प्रिपरेशन हो तो अगर मतलब ये काफी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो कुछ लोग 3 साल लगा देते हैं 11th-12th और ड्रॉप, फिर भी उनका कुछ भी नहीं हो पाता है ना। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब बहुत कम टाइम के अंदर 6 महीने 7 महीने 8 महीने के अंदर किसी अच्छी एनआईटी में पहुंच जाते हैं। खैर मैंने किसी ऐसे बंदे को तो अभी तक देखा नहीं है जो 1 साल से कम टाइम में आईआईटी में पहुंचे, बट एनआईटी वालों को देखा है मैंने, इंक्लूडिंग। आईआईटी में पहुंचने के लिए कितना एवरेज बंदे के हिसाब से कितना टाइम लगता है? मैंने तो अभी तक किसी भी बंदे को नहीं देखा है जो बोले कि भाई मैंने इतने महीने में कंप्लीट किया है ना। 1 साल की मैंने कड़ी मेहनत देखी है ना, कि मेरे को नहीं लगता कि 2-4 महीने में कोई आईआईटी क्रैक कर सकता है। सब फालतू की बातें हैं। अब आते हैं मतलब तुम्हारे ड्रॉप ईयर के बारे में। तो तुम्हारे ड्रॉप ईयर में तुम्हारा स्टडी रूटीन क्या रहता था? मतलब कितने घंटे पढ़ते थे, कोचिंग के अलावा कितने घंटे पढ़ते थे, और पर सब्जेक्ट जो था वो कितना आवर्स डिवाइडेड था तुम्हारा, उस पर बताओ। कोई रूटीन नहीं था, इन लाइन कोई रूटीन नहीं था। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कुछ नहीं था। कंप्लीटली मैं रैंडम पढ़ रहा था भाई, मेरे को कुछ नहीं पता था। इवन कोटा जाने के बाद भी मैं कोटा में पूरी साल भर की फीस देके 3 महीने में वापस आ गया था घर आने के बाद। अगेन मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करी और एसकेएम सर के गाइडेंस में पढ़ाई करी है। उन्होंने बोला था कि ठीक है तू जा, मैं अपने लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड करना स्टार्ट करता हूँ। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे जो एसकेएम सर के चैनल में आज जो उनके के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो उसी दिन के जस्ट 1 दिन बाद से शुरू हुए। अच्छा। तो मतलब तुम्हारा रिकमेंडेशन क्या रहेगा? अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो पर डे कोचिंग के अलावा कितने घंटे पढ़े या फिर सब्जेक्ट डिवाइड कैसे करे? रिकमेंड क्या करोगे? अगर पहले 11th-12th में प्रिपरेशन ठीक से नहीं करी हुई है, मिनिमम मैं बोलता हूँ कि मतलब 9-10 घंटे तो चाहिए भाई, है ना। अगर 11th में हो ठीक है 7-8 घंटे पढ़ो, 12th में हो 1-8 घंटे बढ़ा लो। तो जो नेक्स्ट अब स्ट्रेटजी या फिर जो भी अपना आजकल चल रहा है, मेजरली ऑनलाइन और ऑफलाइन कुछ हद तक भी इसके बारे में बात करेंगे, ये है डेविएशन बाय यूट्यूबर्स। मतलब जो आजकल हर बंदा आईआईटी एनआईटी पहुंचा है तो अपनी ही स्ट्रेटजी लेके सारे यूट्यूब पे आ जाते हैं कि इसको फॉलो करो तो आप 99 ला पाएंगे, इसको फॉलो करो आईआईटी पहुंच पाओगे। तो तुम क्या रिकमेंड करते हो कि किसी ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करना चाहिए या फिर जो हमें टीचर पढ़ा रहे हैं बैच में उनको फॉलो करना चाहिए? देखो जो यूट्यूबर आपको एक्सपीरियंस दे रहा है वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस दे रहा है ना। वो खुद ही अभी टीनेजर है जो कि एग्जाम क्रैक करके बस पहुंचा हुआ है। जो आपका कोचिंग का टीचर है वो सालों से पढ़ा रहा है, वो सिर्फ एक बंदे का एक्सपीरियंस नहीं, वो अपने पूरे बैच का एक्सपीरियंस दे रहा है। वो जो यूट्यूबर बंदा है वो तो सिर्फ अपना बात बता रहा है ना, जबकि जो टीचर है भाई वो तो सालों से देखता आ रहा है बच्चों को, वो हर तरह के बच्चों को देख रहा है। जिसको कुछ भी नहीं मिला या जिसको एनआईटी मिला या जिसको आईआईटी मिला, है ना, बिल्कुल बिलो एवरेज से लेके टॉपर बच्चे सबका नॉलेज है उसको टीचर। तो ऑफ कोर्स टीचर की बात, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। जैसे कि तुम मतलब बताया कि तुम सिर्फ बुक्स लगाते थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि कोचिंग में कोई भी कोचिंग लेते हैं अपन, ऑनलाइन लेते हैं ऑफलाइन लेते हैं, तो मॉड्यूल्स दिए जाते हैं। तुम्हारे हिसाब से क्या लगाना चाहिए, मॉड्यूल या फिर बुक लगानी चाहिए? क्योंकि वो भी बहुत ट्रेंडिंग रहता है, लोग बुक्स खरीद लेते हैं बहुत सारी बट लगा नहीं पाते, और ऑफलाइन जाते हैं तो भी बुक ले लेते हैं। इस पे क्या है? मैंने अपनी सिचुएशन में ये बहुत बड़ी गलती करी थी कि मैं मॉड्यूल्स को छोड़ के बुक्स के पीछे भागता था। द रीजन वाज एक्जेक्टली सेम, ये कुछ यूट्यूबर्स के कारण कि यार मॉड्यूल्स वगैरह से नहीं होता, बुक से होता है ना। मेरे पीछे इतना सारा बुक का कलेक्शन भी इसीलिए है। कोई ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द बुक बिल्कुल काम नहीं आई, एक्सेप्ट ये जो फिजिक्स गैलेक्सी की 2-3 बुक्स हैं। अच्छा। ये काफी अच्छी काम आई थी, बट उसके अलावा बुक के पीछे भागना वाज माय वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। भाई कोचिंग का मटेरियल बेस होता है, अगर मॉड्यूल पूरा फिनिश हो जाए शुरू से लेके आखिरी तक, देन गो फॉर बुक्स। और नेक्स्ट अपनी मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो है कि मॉक टेस्ट, मतलब प्रिपरेशन के दौरान। तो मॉक टेस्ट के हिसाब कितना देना चाहिए, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, और कौन से लेवल के मॉक टेस्ट देने चाहिए ये भी बताओ। कौन से लेवल
मैं पर्सनली बात करूँ तो मैंने ज्यादा मॉक टेस्ट दिया नहीं था, हम्म क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट है। मॉक टेस्ट उनको देना चाहिए, ये बात मेरे को एसकेएम सर ने भी बोली कि भाई मॉक टेस्ट तू तो कब देगा ना जब तेरी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी और तू चाहता है कि अपने आप को टेस्ट करे। बट तू खुद बोल रहा है कि सर मेरा ये बचा हुआ है, मेरा वो बचा हुआ है, तो तेरी प्रिपरेशन ही कंप्लीट नहीं है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, और इस केस में मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं। बट इसका काउंटर पार्ट तू नहीं है, मतलब तुमको हमेशा लगेगा कि मेरा कुछ ना कुछ बचा हुआ है, समझ रहे हो ना? कभी तुमको कॉन्फिडेंस तो आएगा ही नहीं, कोई कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि मेरा, तो अब तुम ये सोचोगे कि यार मेरा तो ये बचा हुआ है तो मॉक टेस्ट ना दो, ये भी गलत है। मॉक टेस्ट दो, लेकिन जब तुमने 1 साल से ऊपर की प्रिपरेशन कर ली है तुमसे, जब तुमको लगता है कि तुम मेजॉरिटी ऑफ द चीजें कवर कर चुके हो, मोर देन 90%, है ना, मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो चुका है, तब दो। बट ऐसे 4-6 महीने के लास्ट टाइम में अगर तुमने स्टार्ट किया है तो मॉक टेस्ट देने का कोई खास फायदा है नहीं। और जो डीपीपीस दी जाती हैं चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो वो कितना लगाना चाहिए, लगाना भी चाहिए कि नहीं, कि सिर्फ मॉड्यूल लगाएं? डीपीपीस लगा, अरे भाई लगाना तो चाहिए, दिया जा रहा है मतलब करने के लिए दिया जा रहा है। और 11th-12th में तो टाइम मिलेगा, जॉबर में थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम ना मिले, तो वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाएगा मामला, लेकिन 11th-12th वालों को तो कोचिंग का मटेरियल सारा लगाना चाहिए, चाहे डीपीपी हो चाहे मॉड्यूल। देखो जो बैचेस बेचे जाते हैं, मतलब कोई भी स्टूडेंट आता है तो हमेशा आईआईटी का ड्रीम लेके आता है, चाहे वो ऑनलाइन पे जाए चाहे ऑफलाइन पे जाए, ड्रीम हमेशा आईआईटी का ही बेचा जाता है। तो यही एडवांस की प्रिपरेशन साथ साथ में करनी चाहिए, अलग से करनी चाहिए, या फिर उस लेवल पे यही एडवांस लेवल पहुंचना है वो कैसे करेंगे? देखो जेई एडवांस के बारे में तो मैं कुछ खास बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं खुद भी आईआईटी से नहीं, बट हाँ एक सब्जेक्ट के बारे में बता पाऊंगा। प्रिपरेशन तो तुमने करी है, तो तुम्हारा टेक क्या रहेगा उस पे? प्रिपरेशन तो मैंने करी है, और फिजिक्स एक सब्जेक्ट को मैं बहुत अच्छे लेवल पर लेके गया था, इवन एडवांस लेवल पर मैं लेके गया था। तो मैं फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट से ये बात बताऊंगा कि यार मेंस और एडवांस की कोई प्रिपरेशन अलग अलग नहीं है ना, मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन अलग अलग नहीं होती है, प्रिपरेशन सेम ही होती है, कंसेप्चुअली ही पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए अलग से पढ़ रहे हो फार्मूला बेस्ड, एडवांस के लिए अलग से पढ़ रहे हो कंसेप्ट बेस्ड, नहीं, कंसेप्चुअल लर्निंग होती है, ठीक है। वो क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है मेंस के लिए एडवांस के, बस, और कोई अंतर है ना। मेंस तुमको बोलेगा कि भाई मान लो एक कार है तो तुम थोड़ा सा कार को आगे करो, थोड़ा पीछे करो, थोड़ा लेफ्ट राइट रिवर्स गियर लेके मेरे को बता दो। एडवांस बोलेगा कि जाओ वहां से एक कट है, कट मारो, ड्रिफ्ट करके बताओ, बस ये है। कार तो दोनों में ही चलाना है। कि आजकल मतलब लास्ट मंथ की जो स्ट्रेटजीज है वो बहुत ट्रेंडिंग रहती हैं, जैसे लास्ट का 4 महीना आ जाएगा तो 4 महीने में आप 250 रैंक 500 रैंक ले आएंगे, या फिर लास्ट का 1 महीना आ जाएगा तो बड़ी बड़ी कोचिंग अपना 1-1 महीने की बैच निकालेंगे, इतना पढ़ो और 99 परसेंटाइल आ जाएगा। तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो कि पॉसिबल है, करना भी चाहिए कि नहीं? लास्ट के 2-3 महीने 4 महीने में यार तुम एनआईटी पहुंच सकते हो, मैं नहीं बोलता, लेकिन अब तुम बोलोगे कि सिंगल डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट मतलब 100 में 200-400 रैंक लाऊं, इम्पॉसिबल। मैं तो एकदम साफ बोल रहा हूँ, इम्पॉसिबल। और जो लास्ट मंथ की सिलेक्ट होना है, सिलेक्ट हो सकते हो, है ना। मतलब मान लो जेई है आज, तुम 4 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू किए, बहुत जी जान लगा के भिड़ गए और तो एनआईटी तक एंटर कर सकते हो, है ना। बट एकदम टॉप कर जाओगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जो लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी है कि 1 महीने तैयारी करो और 99 सिक्योर करो, इसका क्या है? ठीक है। और जेई के चैप्टर्स कितने बड़े होते हैं, कितने टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ये देखो, बहुत बड़े होते हैं, 1 महीने में कुछ नहीं हो सकता। तो प्रॉब्लम मतलब इनकी है कि जो अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करते आ रहे हैं शुरू से लेके अंत तक, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो वो उनके लिए डेविएट हो जाते हैं। मतलब जैसे लास्ट मंथ है ना, यूट्यूबर्स ने अपना ये चालू कर दिया कि यार 1 महीने में ये हो जाएगा, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, तो डेविएट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ये डेविएट हो जाते हैं, डेविएट किया जाता है, और स्टूडेंट भी बेचारे भोले वाले होते हैं, बुद्धू बन जाते हैं, है ना। मतलब वो इमोशनल होके कि यार चलो इसकी बात सही होगी, है ना, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जो आप साल भर फॉलो करते आए हो वही करो। तो अब मेरा पॉसिबली लास्ट क्वेश्चन होगा ये पॉडकास्ट के लिए कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो तुमने अपनी प्रिपरेशन टाइम में करी कि तुम आईआईटी नहीं पहुंच पाए? क्या मेजर मिस्टेक्स थी अपनी प्रिपरेशन में?
प्रिपरेशन टाइम में जो मैंने मिस्टेक्स करी, पहली मिस्टेक तो यार मटेरियल, कोचिंग का मॉड्यूल में मैं ज्यादा भरोसा नहीं रखता था, है ना, बुक्स के पीछे ज्यादा भागा मैं, वो एक मिस्टेक था। एंड सेकेंडली मिस्टेक तो मैं क्या ही बोलूं यार, मेरे को जैसा कि मैंने अपनी जर्नी बताई, मेरे को टाइम ही इतना कम मिला और ऊपर से काफी सारे प्रॉब्लम्स आ गए, हेल्थ इश्यूज वगैरह आ गए, तो मिस्टेक्स करने का भी टाइम नहीं मिला, टाइम था मेरे पास। तो अगर मतलब शॉर्ट में डिफाइन करना हो कुछ पॉइंट्स की क्या मिस्टेक्स थी, तो बेसिकली यही कि मॉड्यूल्स फॉलो करना जिस भी कोचिंग में जाएं। तो बेसिकली जैसे यूट्यूबर्स आ जाते हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई इस कोचिंग का मॉड्यूल बेकार है, इसका बेकार है, इसका अच्छा है वो लगाओ, ये बुक अच्छी है वो लगाओ, ऐसा करना है वैसा करना है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग जो कोचिंग बताए वही फॉलो करना है कि अपनी स्ट्रेटजी लगानी है, कितनी लगानी है अगर लगानी भी है तो? जो कोचिंग बताए वो करो, है ना। तुम जितने भी टॉपर्स, चलो टॉपर्स की तो बात छोड़ते हैं, हम खुद भी एवरेज हैं और हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो भी एवरेज है, तो खुद से करने से तो यार होता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ खुद से करने से नहीं होता है, लेकिन कम चांस है, किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे की आपको नीड तो पड़ेगी, है ना। तो यूट्यूबर्स रियलिटी में नहीं रहते ना, वो कुछ भी मतलब अनाप शनाप बातें करते हैं, ये तो है। प्रैक्टिकल तो आपके टीचर्स ही होंगे जो आपको प्रैक्टिकली बात बताएंगे।